अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान गजाला निसार। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है स्काई स्कूल कैनल 1 में और इस वक्त जो शख्सियत मेरे साथ तशरीफ फरमा है किसी तारुफ या तारीफ के मोहताज नहीं है। जी हाँ, मेरी मुराद है इंजीनियर महमूद वानी से, जो स्काई स्कूल के चीफ पैट्रन है। जी सर, आपका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, स्काई स्कूल नाम क्यों आपने रखा? आसमां की बुलंदियों को छूने वाला स्कूल, कोई फिलॉसफी है इसके पीछे? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू गजाला जी। जो है पोज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपने छक्का मारा पहले ही। तो स्काई स्कूल नाउ की पढ़ा है, दिस इज हैविंग ए वेरी गुड फिलॉसफी बिहाइंड इट डेफिनेटली। कि मैं कहना चाहता हूँ आपको, जो स्काई स्कूल का नाम इसलिए है क्योंकि सबसे पहले आप देखिए इंसान किस चीज़ का बना है। हम दो चीज़ के बने हैं, एक जिस्म और एक रूह। जिस्म का वास्ता है दैट इज कनेक्टेड विद दिस आवर सॉइल, जो जमीन से बना है, और जो हमारी रूह है वो आसमान के साथ ताल्लुक रखती है। तो इसका मतलब जमीन जो अपनी जो हमारी जो बॉडी है, इसकी परवरिश के लिए जो हमें ग़िज़ा मिलती है वो जमीन से मिलती है। जो हमारा जो शुरू है, इसकी जो ग़िज़ा मिलती है तो वो हमें आसमानों से मिलती है। तो डेफिनेटली हम वही इस रूह की ग़िज़ा के लिए जो हमें मिलनी चाहिए, तो स्काई स्कूल की बुनियाद इसीलिए। दूसरी चीज़ दूसरी वजह ये भी है कि द स्काई स्कूल, इसकी दूसरी वजह है कि अगर आपने हमारे जो लोगों में भी देखा, वहाँ पर लिखा है तेरे सामने आसमान और भी है। ये अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमत का दूसरा एक शेर का दूसरा सेट सो तेरी तो जहाँ है ये तेरे सामने आसमान, ये उसमें लिखा है, हमारे लोगों में भी लिखा है तो शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। यानी इससे जब आप स्काई नाम जब आपके दिमाग में आता है, इससे डेफिनेटली आता है कि हमें कुछ मतलब एक परवाज की जरूरत है, एक परवाज की जरूरत है। हमारे सामने कोई बंदिश नहीं, मंजिलें और है। क्योंकि ये जो कायनात हमारी है, हमें पता है कि हमने देखा कि जब जितनी जो सैंड पार्टिकल्स हमारी इस यूनिवर्स में जितने हैं इस जमीन पर है, उससे ज्यादा हमारे पास गैलेक्सीज है। इसका मतलब हमारी जो कश्मकश है, हमारी जो स्ट्रगल है, जो हमारी मेहनत है, इसके लिए कोई भी हद नहीं है। तो उन हदों को जो हम क्रॉस करने के लिए, टच करने के लिए हमने रखा है कि दो चीजें, एक जिस्म हमारी रूह की ग़िज़ा मिले यहाँ से, और हमारे अंदर परवाज की एक कशिश पैदा हो जाए। चूंकि तालीमी सेशन जो है वो चल रहा है, जिसमें स्काई स्कूल जो है मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के इंतजामात आपने किए, किस तरह के इकदामात आपने उठाए और उसके पीछे क्या विजन है? हाँ, थैंक यू गजाल। एक्चुअली मैं आपको कहना चाहता हूँ, विजन इज वेरी क्लियर। एक्चुअली वी डोंट वांट टू प्रोड्यूस द स्टूडेंट्स विच आर हैविंग ए नॉलेज, जिसको हम बोलते हैं कि रॉट नॉलेज, जो रॉट मेमोराइजेशन जो होती है। तो लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स विच विल बी डेवलप्ड हियर, हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे बल्कि हम उनको डेवलप करेंगे। दे विल बी हैविंग डेडिकेशन, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, दे विल बी नॉलेजफुल, और दे विल बी द एबल टू फेस द challenges of the life successfully. They should be able to face the challenges of the life. तो इसके बारे में जो भी इक़दामात हैं, फॉर एग्जाम्पल मतलब इसमें हमें सबसे पहली बात है कि एक बच्चे को तैयार कैसे करेंगे। एक बच्चे को तैयार करना है हमने, क्योंकि इसकी जिंदगी सिर्फ उनकी जिंदगी सिर्फ एक क्लासरूम तक नहीं है, महदूद नहीं है। क्योंकि ये क्लासरूम जो है इनका, ये एक जरिया है उस हदफ को टच करने के लिए। एक्चुअली दैट स्ट्रगल, इट इज मीन्स जस्ट टू अचीव दैट टारगेट और दैट गोल फॉर विच दे आर हियर। इसका मतलब हम वो चेंजेस करनी जरूरी थी। मतलब मिसाल मतलब इसके बाद ये मैं बताऊंगा कि हमने स्टूडेंट्स के बारे में हमने कुछ चेंज किया, क्लासरूम के बारे में हमने चेंज कर दिया, हमने थोड़ी सी अपनी पॉलिसीज भी चेंज कर दी हैं इसके बारे में। क्योंकि सिर्फ एक मकसद है कि हमारे बच्चे सिर्फ डिग्रियां लेकर ना हो, हमारे बच्चे, क्योंकि आज आपने देखा है कि लाखों लोगों के पास डिग्रियां हैं मगर जॉब नहीं है। और इसमें हालात क्या वजह है? शायद हमारा सिस्टम। तो वो जो पॉलिसीज हम चेंज नहीं कर रहे हैं, वे आर अभी सिटिक, जो हमारी पुरानी पॉलिसीज बनी हुई है, अभी हम उन्हीं के पास सिटिक हुई है, उनको चेंज करने की जरूरत है। मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने की जरूरत है। क्योंकि आप कहते हैं कि नंबरात से ज्यादा इल्म अहम है। क्योंकि अगर हम दौरे हाजिर की बात करें, आजकल तो हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि आपकी परसेंटेज जो है वो 100% आनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है, जिससे कई लोग कहीं ना कहीं डिस्करेज भी हो जाते हैं। लेकिन आपका कॉल है कि नंबरात से ज्यादा इल्म अहम है, तो इस फलसफे की वजह। जी, बहुत अच्छा सवाल है ये, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई एम नॉट डिनाइंग दैट मार्क्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, मार्क्स आर इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली, उसका भी एक वजन है अपना, बट नॉट एवरीथिंग। मार्क्स सब कुछ नहीं है। क्योंकि अगर हम देखेंगे, देयर आर द स्टूडेंट्स हु कैन स्कोर वेरी हाई बाय डिफरेंट मेथड्स। For example, they will make the rote memorization. That means they will get memorize the things without knowing or without understanding. जब उनको पता नहीं होता है,
बट आपको पता है कि यू शुड नो द जो हमारी लाइफ आने वाली है, जो चैलेंजेस ऑफ द लाइफ है, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको मार्क्स नहीं, यू शुड बी हैव द क्रिटिकल थिंकिंग, यू शुड हैव द यस एनालिसिस, एंड ये है आपके पास, ये होना चाहिए कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, अगर अवर स्टूडेंट्स आर हैविंग द क्रिटिकल थिंकिंग, और दे आर हैविंग द एबिलिटी टू थिंक ओवर द सब्जेक्ट, टू सॉल्व, देखिए मैम, अगर हमको उनके पास हो गया एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, देन डेफिनेटली दे विल क्रैक एनी एग्जाम, और वो आगे बढ़ने से उनको कोई नहीं रोक सकता। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं मैं आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी आपके 10th या 12th के रिजल्ट्स निकलते हैं, आपने देखा होगा देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर हैविंग अबव 98% मार्क्स। जब 98% मार्क्स उनके पास होते हैं, तो आप उसके बाद ये, मेरे हिसाब से अगर एक बच्चे को 9 इससे बाद है तो मेरिट क्या होना चाहिए, ये दिस इज द, मेरे हिसाब से दिस इज द नेक्स्ट लेवल। लेकिन वही बच्चे जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाते हैं तो उनका नाम नहीं होता है कहीं पर। अगर उनका नाम नहीं होता तो फिर उनके पास था क्या, वही तो था क्या उनके पास। इट मीन्स जो चीज उनके पास नॉलेज होनी चाहिए थे, लेकिन उनके पास सिर्फ मार्क्स आ गए। बट देयर इज मतलब रेयर केसेस, बहुत कम बच्चे हैं जिनके पास अच्छे मार्क्स के साथ साथ नॉलेज भी अच्छी होती है। यानी कि नॉलेज इज समथिंग डिफरेंट। हाँ, नॉलेज इज बिल्कुल डिफरेंट। नॉलेज जब आपको नॉलेज देखनी हो किसी को, उसको पता होना है रीजन वाई। अगर वाई का जवाब नहीं दे सकता, इसका मतलब उसके पास नॉलेज नहीं है। अगर उसको सिर्फ याद है, मतलब एक तोते की तरह, he has memorized the things, now you are asking him the question and he is just narrating and he is getting marks and he is filling the answer sheets, he is getting 98%, but same, if there is a bit twist in the same question, ask it in some other way the same question, students fail, they raise their hands, इसका मतलब उनको ये पता नहीं होता कि मैंने ये सवाल कैसे किया, क्यों किया, कैसे करना था। तो दैट इज द रीजन। मैं चाहता हूं कि जो बच्चा हमारे यहाँ से निकले, उसको पता होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूं तो मैंने क्या पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी बच्चों को, मतलब छोटी छोटी चीजें अगर हम देख लेंगे, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर कोई भी चीज अगर उनको घर में माँ फिर बोल सकती है कि भाई बेटा आपने जो आज क्या सीखा घर में, वो उसको अपनी मदर टंग कश्मीरी जबान में उसको ही शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स। इट इज नॉट नेसेसरी ही विल मतलब आंसर दैट इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर वो उसने कश्मीरी में भी वो बात बताई, इसका मतलब उसको समझ आया कुछ। समझ जरूरी है। समझ बहुत जरूरी है, समझ। इसलिए तो हम यहाँ पर मैंने अपने टीचर्स के साथ 2-3 मीटिंग्स ले ली है। आई हैव टेक सम 2-3 मीटिंग्स विद माय स्टाफ मेंबर्स। उनके साथ जो मीटिंग मैंने ले ली है, मैंने उनको भी ये बता दिया, वी विल नॉट फोकस ऑन द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। सिलेबस किताब खत्म करने की जरूरत नहीं है, हम ये देखेंगे हमारे बच्चों को नॉलेज कितनी, समझ कितना, नॉलेज कितनी मिली है। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हमारे बच्चे ने किताब खत्म कर दी, बट आफ्टर फिनिशिंग द बुक तो उसको बेचारे को खुद पता नहीं होता है कि वैसे। मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि यहाँ पर बाय द वे, यहाँ पर मेरे सामने जो इस बोर्ड पर एक डायग्राम बनी हुई है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम अक्सर बच्चे जब हम उनको पूछें व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल और व्हाट इज द जैसा पाई का वैल्यू क्या है, पाई हम हमेशा बच्चों ने याद रखा है, इट इज 3.14। लेकिन आप किसी भी बच्चे से पूछे ये 3.414 आया कहाँ से, नोबडी इज नोइंग। सिमिलरली अगर हम किसी बच्चे से पूछेंगे भाई इस सेक्टर का, ये हमारा सेक्टर लिखा है, इसका ये फार्मूला आई कहाँ से, फार्मूला उनको याद है मगर बनी कैसे, दे डोंट नो, उनको ये पता नहीं होता है। ये बड़ी बात है। इसी तरह साइंस में भी, इसी तरह मैथमेटिक्स में भी, इसी तरह ज्योग्राफिया में भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ज्योग्राफी की मैं बात करता हूँ, अगर आप किसी भी बच्चे से जरा एक सर्वे कर दीजिए गजाला जी, आप खुद देख लीजिए, आप किसी बच्चे से पूछिए कि भाई सीजन कैसे बनते हैं, डेफिनेटली दे विल आंसर यू दैट द सीजन्स आर कॉज्ड ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये जब बात बताएंगे। लेकिन अगर आप उनसे पूछेंगे भाई जमीन के गिरे तो सूरज के गिरे तो जमीन घूम रही है, लेकिन खजान और बाहर कैसे बना, ये कैसे बन गया, दे विल नॉट बी एबल, ये शायद उनको पता नहीं, क्योंकि उन्होंने याद रखा है डेज आर कॉज्ड ड्यू टू द रोटेशन एंड सीजन्स आर कॉज्ड ड्यू टू रेवोल्यूशन। बाकी ये बनते कैसे, रीजंस के इसके हैं, काजेस इसके, ये उनको पता नहीं। सारे स्टूडेंट्स तो रट्टा भी मार हाँ, देते हैं। ये रट्टा टीचर, इसलिए हम चाहते हैं कि उस सिस्टम से हम बाहर निकलकर हमने बच्चों को इस कदर बना दे कि ताकि उनको पता चले कि हमारे पास ये नॉलेज है, मार्क्स क्यों छोड़ना, ये दिस इज माय फिलॉसफी। तो क्लासरूम में तदरीसी अमल को बेहतर बनाने के लिए किस तरह के स्टेप्स आपने उठाए हैं? हाँ, तदरीसी अमल जो हमने हमारा है, हमने बच्चों को मतलब वी हैव स्टार्टेड दिस, उसको हम बोलते हैं कि टेक्नोलॉजिकल जो हमारे पास जो चेंजेस जो आई है इस वक्त दुनिया में, जैसे फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग द रूटीन थ्योरेटिकल लेक्चर्स, we should focus on the practical, we should focus on the observations and we should focus on the activities। क्योंकि अगर आप विदाउट ऑब्जर्वेशंस आप कुछ करते रहे
बच्चे को पता नहीं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी बात बताता हूँ। अगर आप एक बच्चे के पास छोटा सा मतलब एक प्लांट ले लेंगे, पहले अगर आप उसको क्लासरूम में पढ़ाएंगे दैट दिस इज शूट, दिस इज रूट, दिस इज लीफ, दिस इज सिटम, शायद 2 दिन के बाद उसको पता नहीं होगा। छोटे से हम मतलब प्री प्राइमरी की बात करता हूँ। अगर एक छोटा सा पौधा घर में, एक सब्जी, अपनी सब्जी का एक पौधा निकाल कर आप बच्चे को वही दिखाएंगे कि भाई दिस इज सिटम, दिस इज रूट, दिस इज शूट, दिस इज, तो मुझे लगता है कि वो लगभग सालों नहीं बोलेगा वो, बिकॉज इट हैज मोर रिटेंशन। और उसको क्या है, इट डेवलप्स आल्सो क्यूरियोसिटी इन देम, उनके अंदर एक दिलचस्पी भी बढ़ जाती है। और दूसरा हमने सोचा कि हमें क्लासरूम को एक ऐसा जोन बनाना चाहिए कि बच्चों को, इसलिए इसके लिए इतना ऐसा बना दो कि दे विल एंजॉय इट स्टडीज, मतलब उनके लिए जो एजुकेशन है ये उनके लिए टॉर्चर नहीं बनना चाहिए, ये उनके लिए बनना चाहिए एक सॉर्ट ऑफ एंजॉयमेंट। उनको लगना चाहिए कि जो टीचर है वो हाँ, ये जो टीचर हमारे पास है ये कोई हमारे लिए कोई खतरनाक चीज नहीं है, बल्कि उसको एक फ्रेंड लगना चाहिए। देखिए कि मैं आपको बताता हूँ कि इफ ये अगर हम क्लासरूम पॉलिसीज नहीं करेंगे तो बच्चे घर से ही बेचारे बड़े परेशान होकर आते हैं कि हम क्या करेंगे। लेकिन अगर आपने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, हाँ ठीक है एक डिस्टेंस भी रहनी चाहिए बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर, लेकिन अगर उसके बाद आपने बच्चे के साथ एक अच्छा माहौल नहीं किया, वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो बच्चे को ज्यादा अच्छा लगना चाहिए, कंफर्टेबल लगना चाहिए क्लासरूम में इंस्टेड ऑफ कि वो घर में बैठे, क्योंकि आजकल हमने देखा बच्चे स्टडी से किताबों से भाग रहे हैं, जबरन मजबूरी, मतलब पेरेंट्स उनको जबरदस्ती किताबों पर बैठाते हैं। सेम इज द केस विद टीचर्स, टीचर्स भी उनको जबरदस्ती वो काम करवाते हैं, और जो काम जबरदस्ती होगा उसका रिजल्ट नहीं होता और उसकी लाइफ भी ज्यादा नहीं होती। कई तरह के प्रोग्राम्स, कई तरह के इकदाम आपने उठाए जिसमें रेमेडियल प्रोग्राम भी सरफहरिस्त है। हम आपसे जानना चाहेंगे ये रेमेडियल प्रोग्राम एक्चुअली है क्या? जी, वेरी गुड क्वेश्चन गजाला जी। मैं आपको बताता हूँ, दिस इज सिकट स्कूल। आई थिंक दिस इज, मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता, मे बी देयर, आई मे बी रॉन्ग और आई मे बी राइट। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्कूल जो रेमेडियल कोचिंग का जो सिस्टम हमने किया है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो जैसे कि हम बच्चों को पहले रेगुलर क्लासेस जो उनके होते हैं वो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। देन वो उसके बाद हमने क्या किया, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, वी हैव आइडेंटिफाइड द स्टूडेंट्स। हमने एक सर्वे कर दिया है हर क्लास में, बराबर क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 8 तक हमने सर्वे कर दिया, 9th तक। तो हमने फिर देखा कि कौन बच्चा जो है जो बहुत टाइम से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो इंप्रूव नहीं कर रहा था, वी आइडेंटिफाई, वी शॉर्ट लिस्टेड देम देयर नेम्स, से दे आर सम 4 or 5 फ्रॉम अ क्लास और 6 फ्रॉम अ पर्टिकुलर क्लास। तो हमने उनके लिए क्या कर दिया है, हमने उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब अलग कर दिए हैं और टीचर्स भी रख दिए उनके साथ। वो टीचर्स, सबसे पहले उन टीचर्स ने क्या किया, जो सब उन बच्चों की प्रॉब्लम थी, जो उनकी नोटबुक्स की बड़ा इशू था कि वो उनकी इनकम्प्लीट थी, और उनको डर रहता था कि भाई अगर इफ यू विल गो टू स्कूल एंड टीचर विल आस्क अस अबाउट आवर होमवर्क, सबसे पहले हमने उनको वो डर निकाला, वो हमने यहाँ पर करवाई। उसके बाद जो उनकी मेमोराइजेशन इनकम्प्लीट था, हमने सोचा कि नहीं हम इनको यहीं पर करवाएंगे, और बड़ी वो फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में, विदाउट कोई जबरदस्ती हमने उनके नहीं। क्या उन्हें महसूस नहीं कराया जाता है कि वो नहीं, हमने ये भी नहीं लिखा कि दे आर वीक। जब हमने उनके पेरेंट्स को या जब उन बच्चों के साथ कहते हैं कि हम उनको नहीं बोलते हैं कि दीज आर क्लासेस फॉर वीक, हमने उनको बोला यार आइडेंटिफाइड क्लासेस, आइडेंटिफाइज। हमने उनको ये बता दिया है कि आपके अंदर कोई किसी चीज की कमी नहीं है, यानी कि जो नजर में एज इक्वल एज अदर स्टूडेंट्स। हमने उनको ये बात बता दी, और सिर्फ बताई नहीं, मेरा ईमान है ये कि वो सबसे अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि अगर उन बच्चों को अल्लाह ताला ने बनाया, मैं उनको कौन होता हूँ ये कहने वाला कि तुम कमजोर हो, लेकिन एक चीज है, कहीं ना कहीं वो इग्नोर हुए हैं। चाहे कहीं पेरेंट्स की प्रॉब्लम होता ही हो, चाहे कहीं स्कूल की प्रॉब्लम रही हो, हमने सोचा कि हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम कहां पर है, और अगर हम उन बच्चों को कमजोर बताएं तो फिर उनको रिकवर नहीं करना चाहिए था, बट रिजल्ट्स आर वेरी गुड। तो उनके अच्छे रिजल्ट्स, बहुत अच्छे। मैं आपको बताता हूँ, अगर हमने किसी क्लास में 5 बच्चों को आइडेंटिफाई किया, इस वक्त वहां पर 4 बाहर निकल गए, एक ही रह गया वहां पर। अगर किसी पर हमने 8 रखे थे तो वहां पर 7 निकल गए, एक ही रह गया। दैट मीन्स स्टूडेंट, वो जो बच्चे थे उनके अंदर बिल्कुल एबिलिटी थी, उनके अंदर पोटेंशियल था, शायद हमसे कहीं पर हैंडल करने में शायद कमजोरी थी, और शायद पेरेंट्स की प्रॉब्लम थी। इसलिए आई विल नॉट इन दिस इंटरव्यू में किसी एक को ब्लेम नहीं करना चाहता हूं, मैं शेयर करना चाहता हूं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी, ताकि, और फिर मैंने सोचा कि अगर पेरेंट्स शायद उनकी तरफ तवज्जो, लेट इट बी मी, लेट इट बी द स्कूल, चलो स्कूल ही इनिशिएटिव ले ले, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन बच्चों को इस इंटरव्यू के जरिए भी कहना चाहता हूं, बहुत उन्होंने मुझे मायूस नहीं कर दिया। बहुत अच्छे बच्चे हैं वो, आजकल उनके चेहरों पर एक निखार होती है, एक मुस्कुराहट होती है, और वो बड़े खुश रहते हैं, दे आर हैविंग ऑलवेज अ स्माइल ऑन देयर फेसेस। लेकिन मुझे लगता है ये इस स्कूल में यूनिक है, क्योंकि अगर हम दीगर स्कूलों की बात करें, हम वहां पे देखते हैं कि जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, हमेशा टीचर्स बोलते हैं कि ये हमारा स्टूडेंट है। जो वीक स्टूडेंट होता है, कोई टीचर नहीं बोलता कि ये मेरा स्टूडेंट है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ,
मैं आपको बताता हूं कि मुझे ज्यादा लगा उन्हीं बच्चों से है, क्योंकि ये मेरे लिए वो चैलेंज होता है। कल वो बच्चे जब वो देखेंगे कि सर ने हमें इस पोजीशन से यहां तक लाया, शायद उनके दिल में मेरे लिए इज्जत होगी, शायद वो, और मैं नहीं चाहता हूं, मैं हमेशा आपको ये कहना चाहता हूं, अगर मैं उनके लिए कुछ ना करूं, अगर मैंने खुदा न खास्ता कल उनको सोसाइटी में किसी ऐसी जगह देखा जो मुझे लगेगा कि इनके लिए फिजिबल नहीं था, तो एट दैट टाइम मुझे लगता है कि मैं उनका गुनाहगार हूं। पेरेंट्स भी हैं उनके, लेकिन मैं भी हूं। तो मुझे उनको ये देखकर आज जितनी खुशी मतलब जो मुझे उनको देखकर आज खुशी महसूस हो रही है, मैं आपको सच बताता हूं कि जब मेरे बच्चे कभी अच्छा रिजल्ट लेकर आते थे, मुझे इतनी खुशी नहीं होती है। आप उन बच्चों से मिल सकते हैं, मैं हर रोज उनको एक हक देता हूं, ताकि प्यार देता हूं, और उनको हिम्मत, उनकी हिम्मत बनता हूं डेली। इट इज आई डोंट स्किप ए सिंगल डे, मैं एक दिन भी नहीं छोड़ता हूं जब मैं उनके पास नहीं जाऊं, जब मैं उनको हग न करूं, और जब मैं उनको अप्रिशिएट न करूं। जहां अप्रिशिएशन की जरूरत है, जहां पर हिम्मत की जरूरत है, उनको एनकरेज करता हूं। जहां उनको मेरी सपोर्ट की जरूरत है, वहां मैं उनका सपोर्ट बनता रहता हूं। और एवरीबडी नोज, अगर आप अभी बाहर देखेंगे, सारे बच्चे दौड़ दौड़ कर आते हैं, वो मुझे गले लगते हैं, क्योंकि इवन प्री नर्सरी, नर्सरी से बच्चे से लेकर 10th वाले बच्चे तक ये पता है कि महमूद साहब यार पैट्रॉन इज आवर सपोर्ट, ये हमारा सपोर्ट है। तो मैं अपने बच्चों का सपोर्ट बनना चाहता हूं, और इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि शायद वही आपने कहा कि कहीं नहीं होता है, बाकी बच्चे लोग स्कूलों में क्या हो रहा है मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात भी बताऊंगा, और कि हम उनके पेरेंट्स से इसके बदले एक पैसा नहीं लेते हैं। दिस इज अ रिकॉर्ड, we are not demanded even a single penny from the parents for this, but despite of that I am paying extra money, extra remuneration to my staff, ताकि उनकी दिलचस्पी भी कम न हो जाए, because they are giving me extra duty, definitely they are giving, if they are giving me extra time। हालांकि बच्चे तो उन्हीं टीचर्स के थे, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि उनके लिए एक बर्डन जैसा बने, या उनके लिए कोई मतलब ना, लेकिन मैं चाहता हूं they should do this duty as duty, नॉट एज चैरिटी, मतलब वो समझेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको ये लगेगा कि एक तरफ तो हमारे बच्चे भी ठीक हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमें इसके पैसे भी मिल रहे हैं, और इनका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। क्या हम एक पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं? हम आपसे जानना चाहेंगे, जो आपके अपने बच्चे हैं, क्या वो इस स्कूल में पढ़े हैं और वो इस वक्त कहाँ है? हाँ गजाला जी, क्या अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको कहता हूं कि मैं वो आदमी हूं जिसने सबसे पहले अपने बच्चों को यहाँ लाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। मतलब जो उनका सपना था, जो मेरा सपना था, जो हमने उनके लिए सोचा था, वो उनको मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं इतना कहूंगा, कहां पर है वो क्या नहीं है, लेकिन एवरीबॉडीज पेरेंट्स नो, सोसाइटी में लोग जानते हैं उनका एक अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम। मतलब अगर एक मेरा बेटा जो डॉक्टर है, वो सिर्फ डॉक्टर नहीं, वो डॉक्टर से बढ़कर कुछ और है। इसी तरह अगर मेरी बेटी सिर्फ वो एक खास इंजीनियर एक सर्टिफिकेट लेकर नहीं आई है, वो उसी, मतलब मैं आपको, चलो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि मेरा बेटा जो इसी स्कूल का प्रोडक्ट है, वो पहला स्टूडेंट है सिक्किम इंस्टीट्यूट का जिसने इंटरनेशनल अवार्ड लेकर जो आया है, इंटरनेशनल अवार्ड, नॉट नेशनल, इंटरनेशनल अवार्ड, यस। एंड ही हैज बीन अवार्डेड सम अदर इन एट नेशनल लेवल। एंड इसके बगैर मैं आपको बताता हूं कि आपको कि शायद इस स्कूल की बदौलत से शायद उसको एक दिन भी कभी मतलब बेकार नहीं बैठना पड़ा। इसी तरह सेम इज द केस। और मेरा छोटा बेटा बशाश, ही इज एन एडवोकेट एंड ही इज प्रेजेंटली वर्किंग इन दिल्ली। तो उसको भी शायद 4 दिन का भी बेरोजगारी उसने नहीं देखी, शायद 4 और 5 डेज वो भी ऐसे एंजॉय करने के लिए अदरवाइज, लेकिन वही इसी स्कूल का प्रोडक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब उनके अंदर कोई कमी नहीं है। जो कोई भी बाप एक सपना देखता है अपने बच्चों के बारे में, वो हम बच्चों ने हमारे पूरे कर दिए, तो वो इस स्कूल की बदौलत। वो क्रेडिट जाता है वो मेरे टीचर्स को, मेरे स्टाफ को, हर एक ने अपनी मेहनत कर दी, और जो मुझसे हो सका मैंने भी कर दिया। क्योंकि हमने सुना है कि रेमेडियल प्रोग्राम के साथ साथ आपने 5वीं जमात से ही फाउंडेशन क्लासेस जो है वो शुरू कर दिए हैं, क्या ये दुरुस्त है? और क्यों आपको जरूरत महसूस हुई कि फाउंडेशन क्लासेस जो है वो 5वीं जमात से ही स्टार्ट होनी चाहिए? See, Ghazala ji, I will tell you one thing. If you will go for the NEET results of 2025, in 2025, some 23 lakhs candidates appeared in the examination. 23 lakh. 1,28,000 candidates cracked the exam. They have been allotted medical seats. But out of 1,28,000, only 60,000 students got the medical college, government medical college. This is you can, I may be wrong. You can guess this data from anywhere. Out of 60,000. But take one more thing. Out of 60,000, 65% are reserved already. You cannot touch that quota. That means there remains only 21,000 seats for the general category. आप guess कर लीजिए
22 लाख स्टूडेंट्स में से 22,000 सीट्स आपको मिल रही है, इट मीन्स 1%। 1%। अब बताइए व्हाट इज द कंपटीशन लेवल? बहुत है। एक तो अनार अगर सौ भी आपको ये देखना है, जैसे इन इंजीनियरिंग, जो क्योंकि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा हूँ, वहां पर एक फार्मूला बनती है, दैट मीन्स आपको स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का ख्याल रखना चाहिए। यानी आपकी डिस्टेंस कितनी है उसी के हिसाब, और आपके पास टाइम कितना है और उसके हिसाब अपनी स्पीड पकड़ लीजिए। इसका मतलब है कि अगर आपका आज इतना बड़ा हाई कंपटीशन है, 1%, दैट मीन्स एवरी आउट ऑफ एवरी 100 यू ओनली 1 स्टूडेंट विल गेट अ सीट। इसका मतलब हमारी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए। अब हम ये कुछ जमाना चला गया, आज से 10 साल पहले हम 12th के बाद तैयारी करते थे। इसके लिए अगर मुकाबला ज्यादा है तो इसका तैयारी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए हमारे। इसलिए हमने 5 साल, क्लास 5th से मैं ऑन कैमरा कहता हूँ, स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, we have started from foundation classes from class 5th so that our students will get prepared। और जब वो 10th में आएंगे, 10th में उनको लगना चाहिए कि we are prepared। और जब वो 11th में आएंगे, 11th में उनको लगना चाहिए बस we have to only make the revision, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन हमारी बात किस्मत है, यहाँ पर जो अभी सिस्टम, हम जो भी चीज आप देखेंगे किसी भी सेक्टर में, चाहे वो मकान बनाने का तरीका हो, चाहे गांवों को बसाने का तरीका हो, चाहे हमारा कोई भी सिस्टम हो, वो हम वही पुराने तरीके अख्तियार करते हैं जो हमारे दादाओं ने, परदादाओं ने देखा है। कोई चेंज नहीं। पिछले 50-30 सालों से 12th के बाद कोचिंग के लिए जाते हैं, हम वही रिपीट करते हैं। इसलिए वो चीज अब हमें कुछ चेंजेस की जरूरत है। चेंजेस यही जरूरत है कि हमें 5th स्टैंडर्ड से और हमने इसके बगैर और एक रोड मैप बनाया है। क्योंकि अब रोड मैप मैंने क्या बनाया, 5 ईयर रोड मैप, उसके बगैर वो क्या है कि मुझे लगता है कि अब इंडिया में कंपटीशन और बढ़ जाएगा। तो हमें शायद, आप बहुत कम पेरेंट्स जानते हैं, मैं आप इस प्रोग्राम के जरिए आई वांट टू इन्फॉर्म टू द पेरेंट्स टू ब्रिंग इट इन देयर नॉलेज। सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी, जैसे जर्मनी में है, जैसे यहाँ पर यूएसए में है, या यूके में है, या आप कनाडा में देख लिए, वहां पर अच्छे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, देयर इज ए वेरी गुड स्कोप। लेकिन स्टूडेंट्स को एक पता नहीं, लेकिन वो तैयारी नहीं है उनकी, जो तैयारी वहां उसके लिए है। क्योंकि यहाँ पर भी ठीक है, कंपटीशन तो बढ़ जाएगा, लेकिन सीट्स तो फिर भी लिमिटेड ही है ना, तो इसके लिए हमें कुछ और सोचना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, सिकट स्कूल पहला स्कूल होगा जो इसके बारे में सोचेगा कि भाई नहीं, हमें प्लान बी भी हमने दिमाग में रखना चाहिए। प्लान बी इज a student who fails to get a seat in India or in his state, so we should prepare him so that he will get easily 100% स्कॉलरशिप उसको मिल सकता है वहां पर। इवन यहाँ वहां पर जो अब्रॉड जो है, जैसे यूके में है, जर्मनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पर तो आपको यहाँ तक कि आपके खाने पीने के भी पैसे मिलते हैं वहां पर, यानी 0% बर्डन है पेरेंट्स पर। तो हमें प्लान बी भी दिमाग में रखना चाहिए। वो इसके लिए हमने अलग से रोड मैप बनाया है, वो अलग हमारे पास बना के 5 ईयर रोड मैप जो हम बच्चों को तैयार करेंगे। साइड बाय साइड ये जो फाउंडेशन है, ये हमारी जो नीट, जेई, मेंस वगैरह के उसके लिए तैयार करेंगे। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फी जो है वो लिया जाता है स्टूडेंट से? नहीं मैम, हमने जो भी हम यहाँ पर सेटअप लेते हैं, वी वांट टू ट्राई टू अकोमोडेट आवरसेल्व्स विद इन द ट्यूशन फीस व्हाट द पेरेंट्स आर पेइंग टू अस। क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर उन्होंने, बिकॉज वी आर देयर कस्टोडियंस, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जब हमें जमीन पर लाया है, तो उसने हमें सिर्फ एक आदमी के तरीके नहीं लाया, उसने हमें यहाँ पर वही काला रब का लिल मलाइकती इन्नी जाइलुन खलीफतुन फिल अर्ज़, बस कहा परवरदिगार ने अपने फरिश्तों से कि मैं इस जमीन पर एक खलीफा लाने वाला हूँ। इसका मतलब उसने नहीं कहा कि मैं आदम लाने वाला हूँ। अगर शायद आदम बोलता तो सिर्फ अपने हद तक ही वो महदूद रह जाता। खलीफा की बात आई, इट मीन्स विद सम ड्यूटीज, जो ड्यूटीज हमें इस सोसाइटी के लिए हैं, जो इन बच्चों के लिए करने हैं, तो वो चीज ड्यूटी मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सो दैट, क्योंकि इट शुड बी, यहाँ पर जो हमारा स्कूल है, यहाँ पर ये जो एरिया है, इट इज एवरी, यू विल सी मैक्सिमम पीपल आर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। तो मैं चाहता हूँ कि हम उनको वो एजुकेशन डोर सेटअप पर दे दे, उन्हीं कम पैसों पर, ताकि हर एक यहाँ पर आ सके, अपने एजुकेशन ले सके। इसलिए नो extra charges for remedial, no extra for tuition, foundation classes, no extra for any other thing, ताकि ये पेरेंट्स के लिए बर्डन नहीं बनना चाहिए, और ताकि हमारे बच्चों को भी लगना चाहिए नहीं, सिकट स्कूल इज समथिंग डिफरेंट, और ये सिर्फ इसी स्कूल में पॉसिबल है। एजुकेशन तो सही है, लेकिन क्या स्टूडेंट के एतमाद में इजाफा करने के लिए कई स्टेप्स उठाए जाते हैं? देखिए, जहां तक कि आप कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हमने कुछ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, उसमें 2 चीजें हैं, अप्रिसिएशन एंड एनकरेजमेंट। अप्रिसिएशन एंड एनकरेजमेंट आर इज एंड साइमल्टेनियसली देयर शुड बी अट्रैक्शन आल्सो। एनकरेजमेंट, अप्रिसिएशन एंड अट्रैक्शन। एनकरेजमेंट, फॉर एग्जाम्पल, आप सिकट स्कूल ने एक, मतलब जब से मैंने आई टुक ओवर द चार्ज ऑफ द स्कूल ऑन 2nd of
अनऑफिशियली ऑन 2nd of May 2026 दिस ईयर एंड ऑफिशियली ऑन 4th of May। तो उस वक्त से आज तक मैंने ये देखा कि हमने क्या किया कि बच्चों का एतमाद, उनका कॉन्फिडेंस गेन करने हमने छोटी छोटी चीजों के लिए हम उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। छोटे छोटे मतलब जो भी कोई अच्छा काम करे उसके लिए अप्रिसिएशन उनको मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने डिसिप्लिन अच्छा रखा उसको डिसिप्लिन के लिए एनकरेज कर दो, एप्रिशिएट। अगर किसी ने मार्क्स अच्छे लाए हैं उसको उसके लिए कर दो। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं एक मजेदार बात बताता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग थे कि यूजुअली अगर आप किसी स्कूल में देखेंगे वहां पर अवार्ड्स और ट्रॉफीज दी जाती है। देयर अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज आर गिवन टू द ब्राइट स्टूडेंट्स, टॉपर्स। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, हमने सोचा है कि हम ट्रॉफीज उन बच्चों को देखें जो बहुत कमजोर थे बट दे आर ट्राइंग, सिर्फ कोशिश के लिए, ताकि उनको लगना चाहिए कि हमारी कोशिश भी हमें कुछ दे रही है। सही है। But why should they wait? मतलब it may take years, पर sometimes शायद उनको सालों लग जाएंगे कि टॉप तक आने के लिए। इसका मतलब they will never receive a trophy or a certificate or a medal। तो बेचारे कब तक वेट करेंगे? इसका मतलब है कि उनको लगना चाहिए हर रोज, हर विद एवरी पासिंग डे आई मॉनिटर माई सेल्फ। मैं खुद देखता हूँ कि किस बच्चे के अंदर कितनी पॉजिटिव चेंज आई है, और हमने उनके लिए कुछ इन चीजों का ऐलान कर दिया है कि हर एक बच्चे को ये जो छोटी छोटी अप्रिसिएट, मतलब मैं आपको बताता हूँ, माई सेल्फ आई यूज्ड टू गिव अ हग टू अ स्टूडेंट। इट्स एन अप्रिसिएशन, इट्स एन एनकरेजमेंट, ताकि उसको लगे। और मैं आपको बताता हूँ गजाला जी, और एक चीज जो वीक, अक्सर हमने देखा है कि ब्राइट स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा बातें लोग करते हैं, मैं वीक बच्चों के साथ करता हूँ। और क्योंकि मुझे ये पता है अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग के अंदर जो सबसे कमजोर बच्चा हमारे पास देखेंगे साइंटिफिकली, जो सबसे कमजोर बच्चा आपको किसी स्कूल में लगेगा, ही कैन डिफीट अ सुपर कंप्यूटर, क्योंकि दिस द क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। हमें उसको इस्तेमाल करना नहीं आता है। कसूर किसका है? कसूर तो हमारा है, हमें उसको इस्तेमाल करना नहीं आया। दिमाग अगर चले तो लेकिन दिमाग उसका, हमें उसको बताना चाहिए कि आप कैसे इस दिमाग को इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमारा फोकस उन बच्चों की तरफ ज्यादा होना चाहिए, और उनका जो यही है कि आप उनके साथ अप्रिसिएशन कर दीजिए, उनको एनकरेजमेंट कर दिए, उनका सपोर्ट बनिए, ताकि उनके अंदर जो एक मोटिवेशन आएगा, उनके साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। जब आप बच्चे को बोलते हैं ना यू कैन डू, मैं बच्चों को नहीं बोलता हूँ यू। हमने एक स्लोगन रखा, मैं आपको बताता हूँ, आप ये बच्चे यहाँ पर हैं, आपको पता है, मैं जिंदगी का, मैं खुद भी, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, इनको भी कहता हूँ, नेवर यूज द वर्ड कैन आई डू, नेवर यूज द वर्ड शैल आई डू, नेवर यूज दैट इज मे आई डू, ऑलवेज से यू कैन डू इट, आई हैव टू डू एंड आई विल डू इट, बिकॉज एवरीबडी इज हैविंग द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। देखिए यही बच्चे जिसको आज यहाँ पर कमजोर बताते हैं, मैं गजाला जी आप मुझे बताइए, यही बच्चा अगर ब्रिटेन में पैदा हुआ होता, क्या वो कमजोर उसको बोलते? अगर यही बच्चा यूएसए में पैदा होता, अच्छा क्या यही बच्चा अगर दिल्ली के किसी अमीर घराने में पैदा होते, क्या वो होते? नहीं। इसका क्या मतलब है फिर? डज नॉट इट मीन कि नोबडी इज वीक, ये कमजोर नहीं है। हाँ, हमने शायद कहीं ना कहीं हमारी सिस्टम की कमजोरियां है, चाहे पेरेंट की तरफ से है, चाहे समाज की तरफ से है, चाहे स्कूल की तरफ से है, कहीं ना कहीं क्या एटमॉस्फेयर, हमने इन चीजों को ठीक करना है ताकि वो बच्चे बाकियों से आगे बढ़े। क्योंकि हमने खुद इन बातों का जायजा लिया है कि जब आप अपने स्टूडेंट्स की अप्रिसिएशन करते हैं तब आप पेरेंट्स को भी बुलाते हैं। या एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस इलाके में रहता हूँ जहां पर हॉर्टिकल्चर के साथ लोग जुड़े हुए हैं, और whenever I give some example in the school to the students, I give the example of the horticulture. अगर मैं अपने गांव में रहूंगा तो मैं आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ द एग्रीकल्चर, क्योंकि वहां पर हॉर्टिकल्चर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि हमें माहौल के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि हमारे पता है दिस इज द फर्स्ट जनरेशन। मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मैक्सिमम ऑफ द फैमिलीज आर हैविंग स्टूडेंट्स आर देयर फर्स्ट जनरेशन इन द स्कूल और हार्डली द सेकंड। मतलब फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन भी को भी हो भी घर में बाप ने कुछ थोड़ा पढ़ा होगा, मगर माँ फिर भी हाउसवाइफ। इसलिए मैंने सोचा कि भाई हम क्या करेंगे, इन बच्चों को ठीक करना है। मैं आपको, चलो ठीक है, आप शायद विटनेस भी थी वहां पर, आपको पता है, मैंने सोचा कि जहां पर जो माँ, द मदर हु विल मैनेज सम टाइम फ्रॉम हर बिजी शेड्यूल, कि वो सुबह अपने बच्चे को देखे, यूनिफॉर्म पहनाए, उसके शूज देखे, उसके बाल देखे। हमने उनको भी कहा कि हम उनको ट्रॉफीज दे, हमने सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, और साइड बाय साइड मैं आपको बताता हूँ द पेरेंट्स, जो पेरेंट्स यहाँ पर हमारे इस बात कोऑपरेट करते हैं, जैसे अगर हम उनको कॉल करते हैं तो वो यहाँ आएंगे, कॉल पर आते हैं, या अगर हम उनको कभी मीटिंग में बुलाते हैं तो यहाँ पर आते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो बच्चे, पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कहीं ना कहीं तो फिक्रमंद हैं। इसलिए तो बाकी पेरेंट्स को भी उसमें वही रुझान पैदा करने के लिए हमने उन पेरेंट्स को अप्रिसिएशन कर दिया विद सम ट्रॉफीज,
सर्टिफिकेट्स एटसेट्रा, ताकि बाकी पेरेंट देखे, उनको पता चलना चाहिए कि हर एक चीज का रिवार्ड मिलता है। जहां हम बाप को अवार्ड मिलता है, जहां माँ को मिलता है, इसका मतलब बच्चे को भी कल मिलेगा अगर हम तीनों मिल जाएंगे। क्योंकि आपने अपने प्रोग्राम में आईएएस और केएएस ऑफिसर्स को भी इनवाइट किया था, मधु किया था, तो उसका पर्पस क्या था, वो चीज हम हाँ, समझे। देखिए मैम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई बच्चा किसी चीज की तरफ अट्रैक्टिव क्यों होगा, व्हाई इट विल बी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स समथिंग। If you see a good mobile phone with good features, you will get attracted towards that. You want that, you should have one like that. If you are having a car, अगर आपके पास एक गाड़ी अच्छी है with some good features, तो आप उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट? तो अगर आपके इर्द गिर्द वो लोग हैं जिनकी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है, व्हाई शुड यू स्ट्रगल? आप क्यों करेंगे स्ट्रगल? किसको आप, किसके साथ कंपटीशन है आपका? लेकिन जब आपके सामने हमारी हीरोज लाए जाए, जिनको जो एक्चुअल हीरोज हैं, जो एक्चुअल हीरोज हैं, जिनकी सक्सेस स्टोरी है, जो जब आप उनको देखते हैं, और जब आप उनको देखते हैं, फिर आप देखते हैं लोग उनकी इज्जत कितनी करते हैं और उनका क्या मुकाम है, तो डेफिनेटली बच्चों के दिल में एक तमन्ना पैदा हो जाती है, एक आजादी की, भाई वी शुड बी बिकम लाइक दैट। तो उसके लिए डेफिनेटली उनको फिर पता होता है कि भाई इसके लिए हमें क्या करना, इसका मतलब कि वो मोटिवेट हो जाते हैं किसी चीज के लिए। अगर आपने अगर आपके सामने कोई आदमी है जिसकी एक सक्सेस स्टोरी है, जिसका एक मुकाम है, जिसका एक नाम है, उस चीज उसको देखकर हमारे बच्चों के अंदर, चाहे वो कोई भी हो, उसके देखकर मतलब उसके अंदर एक मतलब कश्मकश पैदा हो जाती है, जो दबी हुई होती है, जो अब तक एक्टिवेट नहीं होती है, वो एट अ टाइम एक्टिवेट हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि नहीं, हमें वैसा ही बनना है। और जब आपने देखा होगा मुनीब अफजल साहब ने यहाँ पर, जब हमारी जो चीफ गेस्ट जो यंग आईएएस ऑफिसर हैं, और हमारे तनवीर अहमद तनवीर साहब थे यहाँ पर, जब बाकी गेस्ट थे, जब उन्होंने बच्चों के साथ बात कर दी, मैं आपको बताता हूँ ईमानदार, तब से आज तक मैंने बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव चेंज देखा है, पॉजिटिव वाइब, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स उनके अंदर आई है। कॉमर्स ना, जहाँ जिस माहौल में आप बैठे हैं, तो उस माहौल के आपका असर ऊपर आता ही है। तो हमने सोचा कि नहीं, इसके बाद हमने रिसेंटली और एक मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ लाया था अनंतनाग से, उन्होंने बच्चों के साथ बात की सम 3 days बैक, 3-4 दिन पहले हमने उसको भी लाया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इन फ्यूचर, क्योंकि मैंने ये फुल टेक ओवर किया था, लेकिन इन फ्यूचर हम कंटिन्यूसली डिफरेंट हीरोज विद डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज हम उनको लाएंगे यहाँ पर, बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन करवाएं, ताकि इनको पता चले कि हमारा असल हदफ क्या है। क्योंकि आपका ये अपना इदारा है, यहाँ पे अपना स्कूल है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कभी कोई चैलेंज का सामना करना पड़ा? हाँ मैम, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जिनका मैं जिक्र करना नहीं चाहूँगा, दैट इज़ नॉट गुड। लेकिन कुछ चैलेंजेस जो अगर आप एज ऑन डेट देखेंगे, कि मैंने देखा कि हालांकि अगर आप देखेंगे एज ए ह्यूमन, जब इंसान की हम बात करेंगे, या एज ए मुस्लिम अगर हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने जो सबसे द फर्स्ट क्रिएशन इन द यूनिवर्स वाज, इट वाज कलम। अल्लाह ताला ने जब सबसे पहली जो तख्लीक कर दी वो था कलम। उसके बाद जो पहली आयत भी नाजिल हुई वो भी इल्म के बारे में ही थी। तो इसके बाद अलग अलग तरीकों से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया था कि इल्म की कितनी अहमियत है। जैसे जंग बदर की अगर हम बात करेंगे, उस वक्त जब कैदियों को लाया गया। लेकिन चैलेंज की जब हम बात करते हैं तो बहुत बदकिस्मती की बात है कि यहाँ के पेरेंट्स जो है, बहुत सारे पेरेंट्स, मतलब कुछ को छोड़कर, क्यों दे हैव kept the education of their children or their education on the bottom priority, otherwise it should have been on the first or second। मेरे हिसाब से जो हमारी पॉलिसी, जो प्रायोरिटी होनी चाहिए एजुकेशन की, फर्स्ट प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। देयर इज ए ग्रेट सीइंग, एक मैं कल ही पढ़ रहा था कि एक यूएसए के प्रोफेसर थे, उन्होंने वहां पर एक कोट लिखा था, वेयर एन ओल्ड कोट बट परचेज ए न्यू बुक। इसका मतलब है कि दुनिया की जो बाकी चीजें हैं, अगर उनके साथ आपको कंप्रोमाइज करना पड़े, लेकिन एजुकेशन के साथ कोई कंप्रोमाइज मत करो। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे, मैं प्लीज जो भी पेरेंट्स या जो भी समाज में जो लोग देखते हैं, मैं उनके तक ये बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं पहले इसके साथ खुद को मुंसलिक करता हूँ, अगर आप मेरी बात करेंगे, हमारी फैमिली की बात करेंगे, हमारी घर की बात करेंगे, हमने घर में हर एक चीज के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, सबसे हेल्थ के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी एजुकेशन है। फर्स्ट इज आवर हेल्थ, देन इट इज आवर, क्योंकि एजुकेशन इज द सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। अगर आपको सोसाइटी से क्राइम खत्म करना है तो एजुकेशन लागू कर दो, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना है, एजुकेशन प्रायोरिटीज कर दो, अगर आपको गुर्बत खत्म करनी है तो एजुकेशन, अगर आपको यहाँ तक कि ये जो ड्रग्स या बेशर्मी या बेहयाई जो आप देखते हैं, ये जो आप बड़ा चैलेंज है आजकल, ये भी आप देख लीजिए। अगर आप मतलब आप मास को मतलब जर्नलिज्म के साथ वाबस्ते हैं, आपने देखा होगा कि यार
कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कोई बदतमीजी मार्केट में करेंगे? नहीं करेंगे, 10 बार सोचेंगे। इसी तरह कितने लोग हैं वो जो नशों का धंधा करेंगे, जो किसी यूनिवर्सिटी के से आए हैं? नहीं करेंगे, 10 बार सोचेंगे। इसी तरह कोई क्राइम कितना करें? इसका मतलब है कि अगर क्राइम का आपको कम करना है, यू हैव टू रिड्यूस द क्राइम रेट और यू हैव टू इरेडिकेट इट। अगर इसी तरह आपने जो समाज में जो बाकी चीजें हैं, अगर आपको इरेडिकेट इनको करना है, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज एजुकेशन। इसलिए क्या है, हर चीज को छोड़कर, ठीक है, बाकी चीज सब इसको यही से मिलेगी। मैं आपको अपनी बात बताता हूं, मैंने अपने घर में सबसे इन्वेस्टमेंट जो सबसे की है वो हमने एजुकेशन में कर दी, और आज वो एजुकेशन हमको सब कुछ दे रही है जो आपको चाहिए। इसलिए आप बताइए कौन सी चीज आपको एजुकेशन नहीं देगी? एजुकेशन विल बी गिव एवरीथिंग। लेकिन इसके लिए अल्लाह ताला ने फिर कहा कुरान में, आप तब तक कामयाब नहीं हो जाओगे जब तक आप अपनी प्यारी प्यारी चीजों को कुर्बान करोगे। इसमें यह भी चीज है कि कभी कभी आपको सवेरे उठना है अपने बच्चे के लिए, शाम तक बैठना पड़ेगा, टीवी छोड़ना पड़ेगा, इसी तरह आपको कहीं कम खाना पड़ेगा इसकी किताब के लिए। ये जो छोटे छोटे हम देखते हैं, लेकिन हम बाकी चीजों को छोड़कर, मतलब एजुकेशन को कभी कभी, मैं लास्ट में बनाना चाहता हूँ, हमारे पेरेंट्स बच्चों को यहाँ पर इवन छोटी छोटी चीजों के लिए घर में रखते हैं, मतलब अटेंडेंस पर कोई फोकस नहीं करते हैं। तो शायद ये जब ये सुनेंगे ये, उसके बाद इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि वो ऐसा नहीं करेंगे। यही चैलेंजेस है। बाकी जो पेरेंट्स की तरफ से सिर्फ पैसा देना ही काफी नहीं होता है, बच्चे के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी होता है। जब बच्चा शाम को जाए उसके साथ 1 घंटा बैठना जरूरी है, 2 घंटे बैठना जरूरी है। सुबह जब निकले उसकी यूनिफॉर्म देखना जरूरी है, उसकी शर्ट देखनी जरूरी है, उसके शूज देखने जरूरी है, और ये भी देखना है कि बच्चा मेरे किसके साथ था, आज स्कूल गया था या नहीं गया था। मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, जब हमने ये रिमेडियल कोचिंग शुरू कर दी, बिफोर स्टार्टिंग आई हैव सर्कुलेटेड द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स, द पेरेंट्स, वॉइस मेज एज वेल एज द टेक्स्ट। इसका मतलब every parent was knowing that Secretary School is going to give the extra classes to my ward. Despite of that, some students did not attend the classes. जब मैंने उनसे पूछा, वो बोलते हैं कि नहस बच्चों मोनी न। ये बात मुझे समझ नहीं आई कि पेरेंट की कैसे कंप्रोमाइज कर सकता है जब उसको बच्चा बोलता है कि बच्चों मोनी न। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि हम एजुकेशन को फर्स्ट प्रिपेयर करें, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द ऑल प्रॉब्लम्स। तो आखिर पे क्या मैसेज रहेगी मुआशरे के लिए, पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए बस एक सिंगल, अगर मैं बताता हूँ, मैं इससे पहले मैं एक वाक्य सुनाता हूँ, मतलब मैं एक चीज इससे पहले मैं बताना चाहूँ, आई हैव विजिटेड द मैक्सिमम स्कूल्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। जो बड़े बड़े स्कूल जो आप नाम आज ब्रांड है, आई हैव विजिटेड द स्कूल्स, ताकि वो वहाँ पर हम देख ले वहाँ पर सिस्टम क्या है। एंड जो बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर्स हैं, जो इससे कोटा है, एलिन है, रेजोनेंस है, बंसल है, मैं वहां पर गया हूं, खुद वहां पर मैंने देखा। वहां पर जो मैंने देखा कि वहां पर बिहार के पेरेंट्स को और यूपी के पेरेंट्स को मैंने बहुत एक्टिव देखा, क्योंकि जब उन्हें 5 साल 6 साल से, मतलब 6th से वहां पर कोटा में वहां पर बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, यहाँ हम 12th के बाद लेते हैं। और वहां पर मैंने देखा वो उनको फैसिलिटीज ज्यादा नहीं देते हैं कि भाई उनके एसी वगैरह होना चाहिए, लेकिन माँ साथ होती है उनको खाना पकाने के लिए। वहां पर रोटेशनल बेसिस पर अगर 5 बच्चे हैं, 1 महीने के लिए एक माँ आती है, दूसरे महीने के लिए दूसरी माँ आती है, ये होती है। इसीलिए कि अगर हमने एजुकेशन को, समाज सोसाइटी के लिए ये मेरी मैसेज है कि अपने बच्चों को सबसे ज्यादा, और खुद मतलब एजुकेशन के बगैर कोई चारा नहीं है। आप शाम को थक कर आएंगे, लेकिन बच्चों को मत बोलिए मैं थका हुआ, डोंट टेल हिम, पर उनके लिए टाइम निकालिए सुबह। और दूसरी बात है कि मैंने पेरेंट्स को देखा जो सम प्रोग्राम्स व्हिच वी आर ऑर्गेनाइजिंग इन द स्कूल, और उसके लिए थोड़े अमाउंट्स की जरूरत होती है, बट सम पेरेंट्स आर रिलेक्टेंट इन दैट आल्सो, मतलब वो नहीं चाहते कि कुछ पैसे खर्च करें। और बट बहुत सारे पेरेंट्स ने इस साल, मैं थैंक्स टू दोज पेरेंट्स की, इस साल जो हमने प्रोग्राम कर दिया है 2 मई को, उसमें बहुत सारे पेरेंट्स ने दिल खोलकर हमारे साथ कोऑपरेट किया है, उनका थैंक यू। लेकिन समाज के लिए यही सोसाइटी मैसेज है मेरी कि आप अपने बच्चों को टॉप प्रायोरिटी पर रखिए, अपनी उनकी एजुकेशन पर प्रायोरिटी रखिए, ताकि आपका वो मकसद पूरा हो जाए। क्योंकि बच्चे पैदा करना ही बड़ा काम नहीं है। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमें पहले पता होना चाहिए हमारे घर में बच्चा होने वाला है, फिर उसके बाद पता होना चाहिए बच्चा हुआ है, अब इसकी क्या टुवर्ड्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मेरी ड्यूटीज क्या है, वो सोच अगर हमारे पास वो पता होगा तो हम वो जरूर इंशाल्लाह रहमान करेंगे। तो इंशाल्लाह रहमान अगर पेरेंट्स ये बातें सुनेंगे कि देखिए मैंने आपको कहा सेकेंडरी स्कूल में फाउंडेशन क्लासेस शुरू हो गए हैं, रेमेडियल क्लासेस शुरू होंगे, और इसके साथ साथ हमने क्लास 10th के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस का अरेंजमेंट कर दिया है, ताकि हमारे बच्चे वक्त से पहले बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार हो जाएं, वो भी हमने कर दिया है। इसके साथ साथ हमने, आपने देखा होगा, हमने क्लासेस में मॉनिटर्स वगैरह लगा दिए हैं, ताकि बच्चों को अगर टीचर को भी कोई प्रॉब्लम हो जाए वो यूट्यूब पर वहां पर लगा सकता है, या कोई भी चीज हो हम वहां पर दिखा सकते हैं। एक अट्रैक्शन भी है और एक टेक्नोलॉजी का एक
इस्तेमाल भी है। तो ये चीज़ें जो है तो वो देखें कि, और वो भी अफोर्डेबल। और लास्ट में बना और एक पॉइंट जरूरी मैं कहना चाहता हूँ जो आपने पूछा लेकिन मेरे दिल में है, शायद आप माने या ना माने, सिकटेश स्कूल इज द ओनली स्कूल इन डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग विच शायद इससे कम फीस कोई नहीं लेता। रोल क्या है इस आप स्कूल गूगल नहीं, मैं गजाला जी आप गूगल देख लीजिए। और मैं पेरेंट्स को, और आजकल ये नहीं है कि आप किसी स्कूल में पहले जाए, आपके पास ऐप है FFRC की, उसमें पूरे जम्मू और कश्मीर में चाहे स्कूल छोटा हो या बड़ा, उनका फीस स्ट्रक्चर आपके मोबाइल में है। आप देख लीजिए, अनंतनाग में सबसे कम फीस लेने वाला सिकटेश स्कूल है। आजकल तो कई पेरेंट्स ऐसे जो अफोर्ड ही नहीं कर पाते स्कूल, सिकटेश स्कूल है जो सबसे कम फीस लेने वाला है और फैसिलिटीज में सबसे ज्यादा देने वाला है। खुले जहन से हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ इंजीनियर महमूद वानी जो चीफ पैट्रन है स्काई टच स्कूल के, जो कैनल 1 में कायम है, और खुले जहन से इन्होंने हमारे साथ बात की और अपने तासुरात पेश किए और यही बताया कि हमारा सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो एजुकेशन पे होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन ही वाहिद ज़रिया है जो इंसान को बेहतर बनाता है। तो दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। थैंक यू।